2 जुलाई 2020 की रात कानपुर देहात के बिकरू गांव में एक डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है। हेलो हेलो भाभी। हाँ इसी कह रहे भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया मावी को पुलिस वाले विकास भैया ने मारा, इन सब लोगों ने मारा है। इस हत्याकांड का आरोपी था कानपुर का माफिया और हिस्ट्री सीटर विकास दुबे। विकास दुबे विकास दुबे विकास दुबे विकास दुबे विकास दुबे। इसलिए आज के इस एपिसोड में जानेंगे विकास दुबे की कहानी। विकास दुबे का जन्म 26 दिसंबर 1964 के दिन कानपुर देहात के एक ब्राह्मण जमींदार परिवार में होता है। उसके पिता राम कुमार दुबे पेशे से किसान थे। ब्राह्मण परिवार में पैदा होने और खेती बाड़ी से जुड़े होने के बाद भी विकास का झुकाव अपराध की तरफ ज्यादा था। साल 1990 में विकास के खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज होता है और ये मामला था मर्डर का। धीरे धीरे विकास दुबे की गिनती कानपुर के बड़े गैंगस्टर के रूप में होने लगती है। 1990 से 2020 तक विकास दुबे पर दर्ज एफआईआर की कुल संख्या 60 तक पहुंच जाती है, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग, लूट, डकैती और दंगे जैसे क्राइम शामिल थे। पुलिस को किसी न किसी मामले में विकास दुबे की तलाश रहती थी, इसलिए पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। लेकिन इतने मामले दर्ज होने के बाद भी उसे कभी सजा नहीं हुई। लोगों के बीच विकास दुबे का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने से डरता था। साल 1999 में सनी देओल की फिल्म अर्जुन पंडित आती है। इस फिल्म का हीरो अर्जुन पंडित एक गैंगस्टर था। इसी नाम से इंस्पायर होकर दुबे ने भी अपना नाम विकास पंडित रख लिया। इसके बाद लोकल कम्युनिटी में लोग उसे पंडित के नाम से जानने लगते हैं। वहीं विकास दुबे की गैंग के लोग भी उसे पंडित जी कहकर बुलाते थे। लोगों से पंडित कहलवाना विकास दुबे को बहुत ज्यादा भाता था। खुद को पॉलिटिकली मजबूत रखने के लिए विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हरकिशन श्रीवास्तव के कांटेक्ट में आता है। जब श्रीवास्तव ने बीजेपी का साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया तो विकास दुबे भी अपने राजनीतिक गुरु को फॉलो करते हुए साल 1995 में ऑफिशियली बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन राजनीति में आने के बाद भी उसका जबरन जमीन हड़पने का धंधा अब भी चल रहा था। साल 1999 में विकास दुबे ने झुन्ना बाबा नाम के एक शख्स की हत्या करके उसकी जमीन और बाकी प्रॉपर्टी हड़प ली। इस हत्या के आरोप में विकास जेल में बंद था। इन्हीं दिनों विकास दुबे ने शिवराजपुर सीट से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इंटरेस्टिंगली विकास दुबे ये चुनाव जीत भी जाता है। साल 2000 में विकास दुबे ने जमीन विवाद के चलते सिद्धेश्वर पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी। पांडे कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सिद्धेश्वर पांडे के बेटे बताते हैं कि पांडे ने विकास से उनकी जान न लेने की गुजारिश की थी, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उसमें दया भाव भी नहीं था। उल्टा मर्डर करने के बाद जानबूझकर दुबे ने अपने हाथ पांडे के खून से गंदे किए थे। इस मामले में विकास दुबे, उसके भाई दीप दुबे, अविनाश दुबे और बहनोई दिनेश तिवारी के खिलाफ हत्या समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है और अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में बंद रहने के बाद भी विकास दुबे अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा था। इन्हीं दिनों विकास दुबे का नाम राम बाबू यादव नाम के एक लोकल आदमी की हत्या में भी सामने आता है। इधर कोर्ट ने सिद्धेश्वर पांडे के मामले में सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन विकास दुबे जमानत पर बाहर आ जाता है। जेल का ताला टूट गया, द्वार हमारा टूट गया। इन्हीं दिनों साल 2001 में कुछ ऐसा होता है जिससे विकास दुबे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सुर्खी बन जाता है। विकास दुबे ने बीजेपी नेता और राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त विकास की उम्र मात्र 28 साल थी। बताते हैं कि विकास दुबे की संतोष शुक्ला से बहस हुई थी, जिसके बाद विकास दुबे संतोष शुक्ला पर हमला कर देता है। हमले के वक्त विकास के साथ उसके साथी भी थे और इन सभी के पास राइफलें, 3 देसी कट्टे थे और लोहे की रॉड्स थी। इस हमले में मंत्री संतोष शुक्ला की मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ गौर करने की बात ये थी कि मंत्री संतोष शुक्ला विकास दुबे के पॉलिटिकल मेंटर हरिकिशन श्रीवास्तव के पॉलिटिकल राइवल भी थे। इस केस में बहुत से पॉइंट हैरान करने वाले थे। पहला, संतोष शुक्ला राज्य मंत्री थे। दूसरा, ये हत्याकांड सिवली पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था। और तीसरा, एक मंत्री की हत्या बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों और पुलिस कर्मियों के सामने की गई थी। इस मामले में एक बार फिर यूपी पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी गवाहों की कमी के चलते विकास दुबे को
को सजा नहीं दी जा सकी। विकास दुबे का खौफ इतना ज्यादा था कि वारदात में चश्मदीद पुलिसकर्मी भी उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि मंत्री संतोष शुक्ला का पर्सनल स्टाफ गनर भी दुबे के फेवर में गवाही देते हैं, जिस कारण 4 साल बाद ही विकास दुबे को इस केस से बरी कर दिया जाता है। मंत्री की हत्या में भी सजा न मिलने पर विकास दुबे का यूपी में रुतबा और खौफ दोनों बढ़ जाते हैं। साल 2002 में जमीन पर अवैध कब्जे से उसने भारी संपत्ति जमा कर ली थी। उसका दबदबा अब कानपुर की सीमा पार करके बिल्हौर, शिवराजपुर, रिनियान और चौबेपुर तक देखा जा सकता था। लोगों में अपना खौफ बनाए रखने के लिए साल 2004 में विकास दुबे एक लोकल केबल ऑपरेटर दिनेश दुबे की भी हत्या करवा देता है। यह हत्या मात्र 20,000 रुपए को लेकर हुए विवाद के चलते की गई थी। इस मामले में विकास दुबे सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है, जिनमें 2 आरोपियों को कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना देती है, लेकिन विकास दुबे इस बार भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। 2006 में एक बार फिर विकास दुबे को 5 किलो डोडा पोस्त रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। डोडा पोस्त एक तरह का ड्रग होता है जो अफीम के भूसे से बनाया जाता है। डोडा पोस्त के कंजम्पशन से नशे की लत लग सकती है, इसलिए NDPS यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट के तहत इसका पजेशन, इसका इस्तेमाल और बिक्री इलीगल है। लेकिन एक बार फिर विकास दुबे अपनी मेडिकल कंडीशंस का हवाला देकर जमानत पर बाहर आ जाता है। विकास के जेल से बाहर आने पर उसके गुर्गे शेर हमारा छूट गया, जेल का ताला टूट गया जैसे नारे लगा रहे हैं। जेल का ताला टूट गया, शेर हमारा छूट गया। इस तरह धीरे धीरे विकास दुबे पर लगभग 50 मुकदमे दर्ज हो चुके थे और वो बार बार सजा काटने से बच जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि विकास दुबे का चौबेपुर इलाके के 2 दर्जन ब्राह्मण गांवों पर कंट्रोल था, जहां से लगभग 1 लाख वोट आते थे। ये बात सबको पता थी कि विकास दुबे जिसकी भी तरफ होगा उसी पार्टी को वोट मिलेंगे, इसलिए विधायक से लेकर सांसद तक सभी लोग उसे अपने पक्ष में रखना चाहते थे ताकि उसके प्रभाव से वे चुनाव जीत सकें। बदमाश विकास दुबे 30 साल के अंदर कानपुर में राजनीतिक दलों की आंखों का तारा बन गया था। राजनीतिक दलों को यकीन हो चला था कि विकास दुबे की ताकत के दम पर वोट बैंक किसी के भी पाले में खिंच सकता था और इसका फायदा विकास दुबे को खूब मिल रहा था। राजनेता सिर्फ वोट के लिए ही विकास दुबे के पास नहीं जाते थे, बल्कि वो जमीन और बिजनेस से भी जुड़ी हुई डील्स करने में भी उनके काम का आदमी था। यही कारण था कि हर पार्टी के नेता उससे कनेक्टेड थे, इसलिए पुलिस ने विकास दुबे को कई बार अरेस्ट किया, लेकिन वो तुरंत जमानत पर बाहर आ जाता था। IPS अधिकारी जावेद अहमद विकास दुबे के बारे में बताते हैं कि वो बेबस जमीन मालिकों की जमीन पर कब्जा करता था। उसके पास राजनीतिक संरक्षण था, जिसकी वजह से अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर उस पर कार्रवाई करना भी चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। 90 के दशक में विकास कानपुर जिले के बिकरू में छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था। पुलिस अक्सर उसे मारपीट के मामले में उठाकर ले जाती थी, लेकिन तब भी उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय रसूखदार नेताओं के फोन आते थे। यही कारण है कि विकास दुबे पॉलिटिकल कनेक्शंस की इंपोर्टेंस को अच्छे से समझता था। इसलिए साल 2015 में विकास दुबे ने अपनी पत्नी ऋचा दुबे को घिमऊ जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरवा दिया। घिमऊ गांव कानपुर जिले की बिल्हौर तहसील का हिस्सा है। इस सीट पर विकास दुबे का बड़ा दबदबा था, जिससे ऋचा दुबे इस चुनाव को आसानी से जीत जाती हैं। विकास दुबे की खास बात यह थी कि वो किसी एक पार्टी के नेता के साथ नहीं बैठता था, बल्कि सभी पार्टियों के नेताओं के साथ दिखाई पड़ता था। चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी के बैनर तले अपनी पत्नी ऋचा दुबे के लिए वोट मांगने के पोस्टर्स हों या फिर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ उनके फोटो हों। ये सभी सबूत विकास दुबे की पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अच्छी पकड़ की तरफ इशारा करते थे। इधर साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में भाजपा सरकार बनती है। योगी के आते ही गैंगस्टर एक्ट और एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया जाता है। साल 2019 में विकास दुबे के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी जाती है, जिसे विकास दुबे हाईकोर्ट में चुनौती देता है। विकास दुबे के वकीलों ने दलील दी कि प्रोसिक्यूशन के पास विकास पर लगाए गए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कोई भी ठोस फैक्चुअल एविडेंस नहीं है और ये कार्रवाई राजनीतिक वजहों से की जा रही है। विकास दुबे के वकीलों ने मांग की कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दुबे के खिलाफ गिरफ्तारी या प्रॉपर्टी सीजर जैसे कोई भी सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाए। इस तरह के मामलों में अक्सर कोर्ट की तरफ से एप्लीकेंट को राहत दी जाती है। इसी आधार पर लखनऊ बेंच ने भी विकास दुबे के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई
कार्रवाई न किए जाने का फैसला सुनाते हुए उसे जमानत दे दी। इस दौरान विकास दुबे 18 महीने तक जेल में बंद रहा था। इधर 2018 में ही विकास दुबे के चचेरे भाई अनुराग का मर्डर हो जाता है। अनुराग की पत्नी विकास दुबे और उसके 4 अन्य लोगों पर अनुराग की हत्या की FIR दर्ज करवा देती है। अनुराग दुबे की पत्नी का आरोप था कि अनुराग की हत्या की प्लानिंग विकास दुबे ने जेल में रहते हुए ही की थी। विकास दुबे के पुलिस कनेक्शन की जानकारी एक लेटर से भी मिलती है। ये लेटर सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा ने कानपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंत देव तिवारी को 14 मार्च 2020 को लिखा था। इस लेटर में देवेंद्र मिश्रा लिखते हैं कि कैसे कानपुर और आसपास के जिलों में 150 आपराधिक मामले लंबित होने के बाद भी विकास दुबे फ्री घूम रहा है। इस लेटर में विकास दुबे और चौबेपुर थाने के SHO विनय तिवारी की पार्टनरशिप के बारे में SSP को जानकारी दी जाती है। लेटर में बताया गया कि विनय तिवारी के सपोर्ट के कारण विकास दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। इसी बीच एक जमीनी विवाद के चलते राहुल तिवारी नाम का एक आदमी 1 जुलाई 2020 के दिन विकास दुबे के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाता है। इस FIR में विकास दुबे पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया जाता है। राहुल तिवारी का आरोप था कि विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ उसे डराया, धमकाया और पिटाई भी करवाई है। राहुल तिवारी की इस FIR के बाद यूपी पुलिस की एक टीम विकास दुबे के घर पर रेड मारने का प्लान करती है। योजना के मुताबिक 30 पुलिसकर्मियों की एक टीम को बिकरू गांव में मौजूद विकास दुबे के घर पर छापेमारी करके उसे गिरफ्तार करना था। प्लान के तहत 2 जुलाई 2020 की रात यूपी पुलिस विकास दुबे के गांव पहुंच जाती है, लेकिन विकास दुबे को इस रेड की टिप पहले ही मिल चुकी थी। चाहता तो विकास दुबे मौके से भाग सकता था, लेकिन पुलिस की रेड की खबर से उसका ईगो हट हो जाता है, इसलिए वो पुलिस को ही सबक सिखाने का प्लान बनाता है। देर रात जब पुलिस की टीम विकास दुबे के गांव पहुंचती है, तब उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए विकास दुबे ने पहले ही एक JCB बीच रास्ते में खड़ी करवा दी थी। ऊपर से उस दिन गांव में बिजली भी नहीं आ रही थी। मजबूरन पुलिस की टीम गाड़ी से उतरकर पैदल ही विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ने का फैसला करती है और विकास दुबे को इसी का इंतजार था। सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का, सर कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसो शिवराजपुर है, उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी। चलिए ठीक है, पहुंच रहे हैं हम। विकास के लगभग 60 साथी उसके घर की छत पर पहले से ही घात लगाए हुए बैठे थे, इसलिए जैसे ही पुलिस की टीम विकास दुबे के घर के पास पहुंचती है, उन पर 3 तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। ये एक पूरी तरह से प्लान्ड हमला था और पुलिस टीम इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये जो छतें हैं आसपास की, यहाँ से गोलियां चलाई गई और आप देख सकते हैं ये क्राइम सीन है, इसको पट्टियों से रोक दिया गया है। इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर भी विकास दुबे मौके से फरार हो जाता है। इस शूटआउट में एक DSP, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। मारे गए पुलिसकर्मियों में देवेंद्र मिश्रा भी शामिल थे, जिन्होंने विकास दुबे के खिलाफ SSP को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। देवेंद्र मिश्रा ने ही पीड़ित राहुल तिवारी की शिकायत पर विकास दुबे के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कह रहा था कि देवेंद्र मिश्रा से मेरी दुश्मनी थी। देवेंद्र मिश्रा बार बार कहते थे कि मेरी एक टांग टूटी है तो वो मेरी दूसरी टांग भी सीधी कर देंगे। इसी चक्कर में जब उसको गोली मारी देवेंद्र मिश्रा को विकास दुबे के गुर्गों ने, तो पैर पर मारी। दूसरी तरफ पुलिस की क्रॉस फायरिंग में विकास दुबे के गैंग के 2 मेंबर प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे मारे जाते हैं। इस शूटआउट के बाद पुलिस कर्मियों के शव विकास दुबे के घर में इधर उधर पड़े हुए मिलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में पुलिस की डेड बॉडीज पर बुलेट मार्क्स के साथ साथ कुल्हाड़ी से वार किए जाने की बात भी सामने आती है। पुलिस को विकास दुबे के घर से AK-47 और इंसास राइफल मिलती है, जिसका इस्तेमाल शूटआउट में किया गया था। शुरुआती कार्रवाई में कानपुर जिला प्रशासन ने बिकरू गांव में मौजूद विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद यूपी सरकार पर जबरदस्त प्रेशर था। विपक्ष योगी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में फेल होने का आरोप लगा रहा था। तो वो जानते हैं कि उन्हीं की पुलिस, उन्हीं के सरकार के लोग हैं जो बचा रहे हैं, जो मुखबरी कर करके उन्होंने अपने ही साथियों को शहीद करा दिया। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर 2002 से 2017 के बीच विकास दुबे पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाती है। विकास दुबे की मां सरला देवी ने भी विकास दुबे के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की बात कही। उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इससे साफ इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी ने दुबे के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की, जिससे कि उसके असली पॉलिटिकल कनेक्शंस को सामने लाया जा सके। इसी दौरान विकास दुबे का बीजेपी MLA अभिजीत सांगा और भगवती सागर से कनेक्शन होने का एक कन्फेशन वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं,
और अभिजीत शांगा जी हैं मिले। लेकिन दोनों ही भाजपा विधायक विकास से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन होने से इनकार कर देते हैं। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद भी दुबे अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लग सका था और 1 हफ्ता बीत चुका था। पुलिस ने विकास दुबे के ऊपर की इनाम राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख और फिर 5 लाख कर दी, लेकिन अब भी विकास दुबे की कोई खबर नहीं मिली। महज 1 हफ्ते में ही कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड पर इनामी राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी ये कुख्यात बदमाश पुलिस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया है। इस दौरान 5 जुलाई के दिन पुलिस ने विकास दुबे के साथ ही कालू उर्फ दयाशंकर अग्निहोत्री को अरेस्ट कर लिया। अग्निहोत्री के कबूलनामे से जांच टीम को पता चलता है कि दबिश की टिप विकास को एक पुलिसकर्मी से ही मिली थी। मुखबिरी की जानकारी दी गई थी पुलिस की ओर से ही विकास दुबे को उसका गुर्गा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आगे की जांच में सामने आता है कि विकास दुबे पर छापेमारी की टिप जिस पुलिसकर्मी ने दी थी वो कोई और नहीं बल्कि चौबेपुर पुलिस स्टेशन का SHO विनय तिवारी ही था। विनय तिवारी ने अपनी ही टीम का मिशन फेल करने के लिए गांव में बिजली भी कटवा दी थी। इस बात की पुष्टि खुद लोकल बिजली अधिकारी ने की थी। इस तरह 8 जुलाई के दिन सस्पेंडेड SHO विनय तिवारी और चौबेपुर थाने के एक और पुलिसकर्मी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पर चौबेपुर के पूर्व SO विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। विनय तिवारी पर मुखबिरी का आरोप। इधर 7 जुलाई को विकास दुबे को दिल्ली NCR के फरीदाबाद में देखा जाता है। बाद में दुबे कोटा राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन चला जाता है। दुबे को पकड़ने के लिए पहले से ही आसपास के राज्य की पुलिस हाई अलर्ट पर थी, इसलिए जैसे ही 9 जुलाई के दिन विकास दुबे महाकाल मंदिर जाता है, एक पुलिसकर्मी उसे पहचान लेता है और बाकी टीम को भी अलर्ट कर देता है और विकास दुबे को इस तरह अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ भी विकास दुबे का रौब कम नहीं हो रहा था। जब उससे उसका नाम पूछा जाता है तो कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। गैंगस्टर विकास दुबे को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पुलिस ने अपने शिकंजे में इस गैंगस्टर को लिया हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस उसे अरेस्ट करके यूपी पुलिस को सौंप देती है। 9 जुलाई की रात ही विकास दुबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी जाती है। इस याचिका में विकास दुबे को पुलिस सुरक्षा दिए जाने और उसके खिलाफ आरोपों की CBI से जांच करवाने की मांग की जाती है। इधर यूपी पुलिस ने दुबे की पत्नी, बेटे और नौकर को अरेस्ट कर लिया। इन सभी पर शूटआउट की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है। अगले दिन विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जाने का सफर शुरू होता है, जहां रास्ते में ही कथित तौर पर यूपी पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर कर देती है। कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। विकास की छाती पर 3 गोलियां लगी थी और उसके हाथ पर भी 1 गोली लगी थी। इस पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि विकास दुबे का जानबूझकर एनकाउंटर करवाया गया है ताकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस को छुपाया जा सके। अगर वो जिंदा आता तो कई लोगों की पोल खुलती। इसीलिए मैंने कहा कि कहीं न कहीं सरकार को पिछले 5 साल का CDR जारी करना चाहिए। विकास की मौत के बाद उसकी पत्नी ऋचा दुबे दावा करती हैं कि विकास अपने परिवार के संपर्क में नहीं था और उनकी मुलाकात उनके पति से 5 साल पहले हुई थी। विकास की मां और उसके छोटे भाई ने भी पुलिसकर्मियों की हत्या में दुबे का नाम सामने आने पर उससे रिश्ता तोड़ लिया। विकास की मां अपने बेटे की हरकत से शर्मिंदा थी, इसलिए उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि विकास मरने लायक ही है। काउंटर करे जहाँ कुछ करे, हमें कुछ नहीं कहना। जिस पैसे और संपत्ति को कमाने के लिए विकास दुबे अपराध की राह पर चल रहा था, उसकी मौत के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने उस सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। विकास दुबे की जब्त प्रॉपर्टी की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई गई, यानी उसके जाने के बाद उसके परिवार के पास कुछ नहीं बचता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।